हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के आखिरी मॉड्यूल संख्या 10 का अध्याय 37, जिसका नाम है रेखिक प्रोग्रामन। इसके भाग 1 में बच्चों आज हम सीखेंगे कि रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं क्या होती हैं, उनको सूत्रबद्ध कैसे किया जाता है। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में हर एक कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं क्या होती हैं, रेखिक प्रोग्रामन क्या होता है। देखिए बच्चों, रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को समझने के लिए हमें कुछ समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा। आइए एक एक करके हम दो समस्याओं पर विचार करते हैं और उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं कि रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं क्या हैं, रेखिक प्रोग्रामन क्या है। सबसे पहले देखिए बच्चों, समस्या संख्या 1 पर विचार करते हैं। इस समस्या में समस्या संख्या 1 में बच्चों बात हो रही है, समस्या किसकी है? रेडियो फुटकर विक्रेता की। रेडियो फुटकर विक्रेता है एक, जो क्या करता है, थोक विक्रेता से रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदना चाहता है। दो प्रकार के रेडियो हैं, कौन कौन से? एक तो ए प्रकार का रेडियो है, एक बी प्रकार का रेडियो है। ए प्रकार के प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य जो है बच्चों 360 रुपए है तथा बी प्रकार के प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य 240 रुपए है। देखिए, विक्रेता 5,760 रुपए तक खर्च कर सकता है। वह ए प्रकार के प्रत्येक रेडियो को बेचने पर 50 रुपए का लाभ तथा बी प्रकार के प्रत्येक रेडियो को बेचने पर 40 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्येक प्रकार के कितने रेडियो खरीदने चाहिए? इस समस्या को आप एक कहानी के रूप में समझिएगा बच्चों। देखिए, एक जो क्या है, फुटकर विक्रेता है, ये जो है रेडियो ट्रांजिस्टर का फुटकर विक्रेता है। कौन है? फुटकर विक्रेता। इसकी समस्या हम इसकी समस्या पर हम विचार कर रहे हैं। इसकी समस्या क्या है कि ये एक थोक विक्रेता से दो प्रकार के रेडियो खरीदना चाहता है। एक रेडियो ए प्रकार का है, एक रेडियो बी प्रकार का है। ये इसको 360 रुपए प्रति रेडियो के पड़ रहा है। ए प्रकार का एक रेडियो खरीदेगा 360 रुपए देने पड़ेंगे। बी प्रकार का खरीदेगा तो 240 रुपए देने पड़ेंगे। इसके पास खर्च करने के लिए कुल कितने रुपए हैं? 5,760 रुपए हैं। इससे ज़्यादा ये खर्च नहीं कर सकता। ठीक है? इससे ज़्यादा ये खर्च नहीं कर सकता। अगर ये ए प्रकार के रेडियो को खरीदता है और उसको फिर बेचता है, तो इसको 50 रुपए मिलते हैं एक रेडियो बेचने के। और इस प्रकार के रेडियो को बेचने पर इसको कितने रुपए मिलते हैं? 40 रुपए। ये इस पर लाभ है, ये इस पे लाभ है। हमारी समस्या ये है कि इस फुटकर विक्रेता का लाभ क्या हो? लाभ बेटा हो अधिकतम। लाभ क्या हो? अधिकतम हो। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए ये ए प्रकार के तो कितने रेडियो खरीदे और बी प्रकार के कितने रेडियो खरीदे। तो अधिकतम लाभ करने के लिए ए प्रकार के रेडियो की संख्या और बी प्रकार के रेडियो की संख्या हमें ज्ञात करनी है। यह है हमारी समस्या नंबर 1। इसको याद रखिएगा बच्चों। फिर देखिए अगली समस्या पर विचार करते हैं, समस्या संख्या 2। समस्या संख्या 2 क्या है? दो दर्जी हैं, एक है दर्जी ए, एक है दर्जी बी। और दर्जी ए प्रतिदिन 150 रुपए कमाता है, दर्जी बी जो है 200 रुपए कमाता है प्रतिदिन। दर्जी ए जो है प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पैंट सिलाई करता है। दर्जी बी जो है प्रतिदिन 4 कमीज और 7 पैंट सिलाई करता है बच्चों। ठीक है? यदि वे न्यूनतम श्रमिक मूल्य पर कम से कम 60 कमीज और 72 पैंट बनाना चाहें दोनों दर्जी, तो प्रत्येक को कितने दिन कार्य करना होगा? शर्त है श्रमिक मूल्य क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम श्रमिक मूल्य में 60 कमीज और 72 पैंट अगर वो बनाना चाहे तो प्रत्येक दर्जी को कितने दिन कार्य करना होगा? ये हमारी समस्या है। इस समस्या में हमें श्रमिक मूल्य न्यूनतम करना है। इस समस्या को भी आप समझिए। देखिए यहाँ ऐसे, ये है दर्जी ए, ये दर्जी ए है,
जो 150 रुपए प्रतिदिन कमाता है। कैसे कमाता है 150 रुपए प्रतिदिन? बच्चों ये क्या करता है, 6 कमीज और 4 पैंट सिल देता है। 6 शर्ट ये सिल देता है प्लस 4 पैंट ये सिल देता है, तो ये इतना सिलने के 150 रुपए कमाता है। एक दर्जी बी है, ये दर्जी बी है। ये क्या करता है 200 रुपए प्रतिदिन कमाता है। मतलब अगर हम इससे शर्ट पैंट सिलवाएं, कितनी कितनी सिलवाएं बच्चों? इससे अगर हम 4 कमीज और 7 पैंट सिलवाएं, 4 कमीज 4 शर्ट और 7 पैंट सिलने के ये 200 रुपए लेता है, ऐसे मान। ठीक है, हमें क्या करना है, 60 कमीज और 72 पैंट ये सिलवानी है, लेकिन ये सिलवाने का खर्चा क्या आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। खर्चा तो हम क्या करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं ना। लाभ हम अधिकतम कमाना चाहते हैं, खर्चा हम न्यूनतम करना चाहते हैं। तो खर्चा कम से कम हो, इसके लिए दर्जी ए कितने दिन काम करे और दर्जी बी कितने दिन काम करे, ये हमें पता लगाना है। तो इस प्रकार की समस्याएं बच्चों, जिसके अंदर लाभ अधिकतम खर्चा न्यूनतम हो, ऐसी समस्याएं क्या कहलाती हैं, रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं कहलाती हैं। दोनों समस्याओं के माध्यम से आपको समझ में आया। समस्या पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर उसमें किसी उद्देश्य को अधिकतम या न्यूनतम करना है तो समस्या किसकी है, रेखिक प्रोग्रामन की समस्या है। नोट कीजिएगा बच्चों इस बात को आप। अधिकतम तथा न्यूनतम करने की इस प्रकार की समस्याओं को हम इष्टतम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हल करने की जो विधि है उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं बच्चों। उसे हम क्या कहते हैं, रेखिक प्रोग्रामन कहते हैं। आप रेखिक प्रोग्रामन की परिभाषा लिख सकते हैं। रेखिक प्रोग्रामन समस्या एलपीपी बच्चों, एलपीपी को हल करने की विधि रेखिक प्रोग्रामन कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं क्या होती हैं, तो उसे फुटकर विक्रेता वाली कहानी सुना देना, दर्जी वाली कहानी सुना देना। अगर आपसे कोई पूछे रेखिक प्रोग्रामन क्या है, तो आप बोल देना कि एलपीपी को हल करने की जो मेथड है वही तो लीनियर प्रोग्रामिंग है बच्चों। क्लियर हो गई रेखिक प्रोग्रामन की समस्या। रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं कैसी होती हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम चर्चा करते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं में प्रयुक्त विभिन्न पदों की। क्योंकि जब हम इन प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने जाएंगे ना बच्चों, तो हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता होगी उस समस्या को समझने के लिए, उसके हल की व्याख्या करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, प्रयुक्त जो भी रेखिक प्रोग्रामन समस्या में प्रयुक्त पद होते हैं ना, उनकी परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, उद्देश्य फलन क्या होते हैं बच्चों। अभी आपने दो समस्याएं देखी। एक समस्या थी हमारी किसकी, रेडियो फुटकर विक्रेता की। उसको क्या करना था, लाभ अधिकतम करना था। लाभ को क्या करना था, अधिकतम करना था, मैक्सिमाइज करना था। और एक दर्जी वाली समस्या थी जिसमें हमें खर्चा यानी कि श्रमिक मूल्य क्या करना था, न्यूनतम करना था। तो ऐसे ऐसे जो लाभ लाभ को अधिकतम करना है, यानी कि ये हमारा क्या है, उद्देश्य है लाभ अधिकतम करना। तो लाभ अधिकतम करना ये हमारा उद्देश्य हो गया। और इसको जब हम रेखिक रेखिक चरों के माध्यम से दिखाएंगे तो जो हमारे पास रेखिक फलन आएगा उसे हम बोलेंगे वस्तुनिष्ठ फलन। लाभ हो चाहे खर्चा हो बच्चों, उद्देश्य फलन को हम किससे दिखाते हैं, जेड से। और ये चरों का रेखिक संयोजन से प्राप्त हमें होता है। आप लिख सकते हैं वस्तुनिष्ठ फलन की परिभाषा में कि रेखिक प्रोग्रामन समस्या में चरों का रेखिक फलन z, जिसका इष्टतम मान अधिकतम या न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना होता है, वस्तुनिष्ठ फलन कहलाता है। यहाँ रेखीय स्थिति से मतलब है कि हम निम्न प्रकार का गणितीय व्यंजक लिखना, z इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 ऐसे ही an xn। ये a1 a2 an क्या है बच्चों,
ये सब क्या है, स्थिरांक हैं, और ये x1 x2 xn ये सब क्या हैं, चर हैं। ये सब क्या है बच्चों, रेखिक प्रोग्रामन समस्या के चर हैं। जिस चीज को हमें अधिकतम या न्यूनतम करना है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य फलन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं में उद्देश्य फलन क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं में उत्पाद, सेवाएं, अनुसंधान आदि जो दिए गए सीमित साधनों की हिस्सेदारी के लिए एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, चर या निर्णायक चर कहलाते हैं। इन निर्णायक चरों में जो संबंध होता है, रेखिक संबंध होता है बच्चों, ये इस प्रकार का जो रेखिक संबंध होता है, इस रेखिक संबंध को हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। और ये जो उत्पाद हैं, सेवाएं हैं, अनुसंधान है इत्यादि, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। ये क्या होते हैं, चर होते हैं। जैसे कि माफ कीजिए, जैसे कि आप पहली वाली समस्या पे विचार कीजिए। पहली वाली समस्या में क्या थी, उत्पाद थे हमारे पास, रेडियो थे दो प्रकार के। तो ए प्रकार का रेडियो, बी प्रकार का रेडियो, ए प्रकार के रेडियो की संख्या, बी प्रकार के रेडियो की संख्या, ये हमारे क्या हैं, चर हैं बच्चों। दूसरी में क्या था, दूसरे में दर्जी ए द्वारा किए गए कार्य, दिवसों की संख्या, दिनों की संख्या, दर्जी बी द्वारा दिए गए दिवसों की संख्या, वो क्या है, चर हैं हमारे पास। तो चर आपको समझ में आ गए। वो सेवाएं हैं बच्चों, दिनों की संख्या क्या है, दर्जी की सेवाएं हैं। अनुसंधान, उत्पाद, सेवाएं, ये जब क्या है, हमारे चर हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए बच्चों, आगे हम चर्चा करते हैं प्रतिबंधों की। प्रतिबंध क्या होते हैं, नोट कीजिएगा। संसाधनों पर सीमाएं, जैसे कि नगद राशि, उत्पादन क्षमता, मानव शक्ति, समय, मशीन आदि जो विभिन्न स्पर्धात्मक चरों में संबंध दर्शाती है, प्रतिबंध होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चों हमारी समस्या संख्या 1 की, फुटकर रेडियो विक्रेता की, तो वहां प्रतिबंध क्या था, उसके पास कुल कितने रुपए थे, 5,760 रुपए से अधिक वो खर्च नहीं कर सकता था। ये उसका क्या था, प्रतिबंध था। दूसरी समस्या में क्या था, दूसरी समस्या ये थी, दर्जी वाली समस्या थी। दर्जी वाली समस्या में देखिए क्या था, हमें कुल मिलाकर 60 शर्ट और 72 पैंटें क्या थी, सिलवानी थी, और श्रमिक मूल्य क्या होना चाहिए था, न्यूनतम करना था। तो ये जो 60 शर्ट और 72 पैंट है, इससे ज़्यादा तो हमें सिलवाना नहीं है, इससे ज़्यादा हमें कार्य नहीं करवाना। तो ये हमारे क्या है, मतलब ये सब हमारे प्रतिबंध है बच्चों। ये सीमाएं रेखिक समीकरण या असमीका के रूप में होती है, जिन्हें प्रतिबंध कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं बच्चों। जितने भी प्रतिबंध होंगे, जितने भी आपके पास प्रतिबंध होंगे, वो सब या तो समीकरण के रूप में व्यक्त किए जा सकेंगे, या फिर क्या किए जाएंगे बच्चों, असमीका के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रतिबंध के बाद में ऋणेतर प्रतिबंध है। जब भी हम रेखिक प्रोग्रामन समस्या की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ उत्पाद होते हैं, कुछ रेडियो जैसे ट्रांजिस्टर होंगे, जैसे कि दिनों की संख्या होगी। ये जो व्यवहारिक जो चीजें हैं बच्चों, उत्पादन वगैरह जो हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या होंगे, धनात्मक। अब भाई रेडियो की संख्या -3 खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीदा जा सकता। रेडियो की संख्या 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, इसी तरीके से तो होगी। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ऋणेतर प्रतिबंध कहलाते हैं। आप कह सकते हैं जो चर होते हैं उनके ऋणेतर मान लिए जाते हैं। जितने भी चर हैं, जैसे कि रेडियो की संख्या, दिनों की संख्या, ये क्या होते हैं, हमेशा धनात्मक होते हैं। क्योंकि जो भौतिकीय राशियां होती हैं, जो फिजिकल वैल्यूज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, उनका मान ऋणात्मक होना क्या है, असंभव है। रेडियो की संख्या, दिनों की संख्या का मान ऋणात्मक होना संभव नहीं है। इसलिए जो चर हैं उनको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और हमेशा पॉजिटिव लेना क्या कहलाता है, ऋणेतर प्रतिबंध उस पे कहलाएगा बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ फलन क्या होता है, प्रतिबंध क्या होते हैं, ऋणेतर प्रतिबंध क्या होता है बच्चों। फिर उसके बाद में देखिए, रेखिक प्रोग्रामन समस्या को सूत्रबद्ध करना। कैसे रेखिक प्रोग्रामन समस्या को सूत्रबद्ध किया जाता है, हल करने से पहले। रेखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय मॉडल में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को, निम्नलिखित स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं बच्चों। पहली स्टेप क्या है, उन निर्णायक चरों को पहचान करनी हमें होती है जिनकी गणना की जानी है, तथा उन्हें बीजगणितीय चिन्हों के रूप में लिखते हैं। जैसे कि बच्चों, जैसे कि
आप लिख सकते हैं ए प्रकार के रेडियो की संख्या जो उसने खरीदी, रेडियो ट्रांजिस्टर की संख्या, ट्रांजिस्टरों की संख्या, ये आप मान सकते हैं X1। आपको थोड़ी पता है कितने खरीदने चाहिए, तो जो नहीं पता है उसको हम X1 मानेंगे। बी प्रकार के रेडियो ट्रांजिस्टरों की संख्या को हम X2 मान लेंगे। इसी प्रकार दर्जी ए द्वारा किए गए कार्य दिनों की संख्या, कार्य दिवसों की संख्या X2, दर्जी बी द्वारा किए गए कार्य दिवसों की संख्या क्या है, X2 है। तो ये जो आप चरों को मानते हैं ना बच्चों, सबसे पहले चरों को पहचानो, फिर उनको मानो। उसके बाद में देखो अगला चरण, चरण संख्या 2, दी गई समस्या में सभी सीमाओं को पहचानिए, जो प्रतिबंध है उनको पहचानिए। जैसे कि 5,760 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, कितने ही ले लो लेकिन खर्चा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तथा उन्हें उपयुक्त परिभाषित चरों, पदों, रैखिक समीकरणों या असमीकाओं के रूप में प्रदर्शित करना, दूसरा काम ये है। तीसरा काम क्या है, वस्तुनिष्ठ फलन, जिसका कि इष्टतम मान हमें पता करना है। जेड को डिफाइन करना हमारा तीसरा काम है। इष्टतम मान ज्ञात करना है को पहचानिए तथा इसे उपयुक्त परिभाषित चरों के रैखिक फलन के रूप में प्रदर्शित करना, ये हमारा क्या है, तीसरा काम है बच्चों। और इन सबको समझने के लिए आइए विचार करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 पर। देखिए उदाहरण संख्या 1 में से जो समस्या है वही फुटकर विक्रेता वाली है। अब मैं इस समस्या को सूत्रबद्ध करूंगा, गणितीय मॉडल के रूप में लिखूंगा। आपको समझना है इन तीनों चरणों को, इन तीनों चरणों को बताते चलूंगा और फिर आपको समझना है कि कैसे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सूत्रबद्ध किया जाता है। पहले आप समस्या को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में देखिए बच्चों। एक फुटकर विक्रेता ए तथा बी प्रकार के रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदना चाहता है। ए प्रकार के प्रत्येक रेडियो का मूल्य 360 रुपए 0 पैसे है तथा बी प्रकार के प्रत्येक रेडियो का मूल्य 240 रुपए 0 पैसे है, जैसे कि हमारी समस्या 1 में था। फुटकर विक्रेता यह जानता है कि वह 20 सेट से अधिक नहीं बेच सकता, यानी कि कुल मिलाकर जितने भी वो ट्रांजिस्टर लेगा, कुल मिलाकर कितना लेगा, 20 लेगा, इसलिए वह 20 सेट से अधिक नहीं खरीदना चाहता। वह 5,760 रुपए तक ही खर्च कर सकता है। वह ए प्रकार के सेट पर 50 रुपए तथा बी प्रकार के सेट पर 40 रुपए का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस समस्या का गणितीय सूत्रण कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि समस्या का गणितीय सूत्रण कीजिए, तो आप हल में सबसे पहले समस्या के चरों को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ समस्या क्या है कि कितने कितने वो रेडियो खरीदे, यही तो है समस्या। तो चर मान लेते हैं हम, माना कि विक्रेता विक्रेता X1 रेडियो X1 रेडियो ए प्रकार के तथा X2 रेडियो बी प्रकार के खरीदता है, बी प्रकार के खरीदता है। अब देखो, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है उद्देश्य फलन, वस्तुनिष्ठ फलन। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार सबसे पहला काम उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन z वो हो जाएगा। देखो ए प्रकार का एक रेडियो पर 50 रुपए का लाभ, तो X1 रेडियो पर कितना, 50 गुणा X1 लाभ हो जाएगा। दूसरा, बी प्रकार के रेडियो पर कितने रुपए का लाभ, 40 रुपए का लाभ, तो X2 रेडियो पे 40 गुना X2 हो जाएगा। ये उद्देश्य फलन Z हो जाएगा, जिसको कि हमें क्या करना है, अधिकतम करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं अधिकतम, इसे हमें अधिकतम करना है। सबसे पहले उद्देश्य फलन लिखे, उसके बाद में आप लिखे प्रतिबंध। क्या लिखे गणितीय मॉडल में, उसके बाद आप लिखे प्रतिबंध। अब यहाँ प्रतिबंध क्या है, पहला प्रतिबंध तो यह है कि कुल मिलाकर 20 से ज्यादा नहीं खरीद सकता, यही है ना, अधिकतम 20 बेच सकता है वो, है ना।
20 से अधिक नहीं बेच सकता, यानी कि वो 20 तक खरीद सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, 20 से कम तो खरीदेगा तो चलेगा। यानी कि ये X1 और X2 का मान कुल मिलाकर दोनों रेडियो की संख्या 20 होगी या 20 से कम होगी, एक चीज़, है ना? दूसरा कि X1 रेडियो पर कितना खर्चा हो जाएगा, 360 गुणा X1, 240 गुणा X2, ये दूसरे पे खर्चा हो गया और ये खर्चा जो है 5,760 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बच्चों 120 का भाग लगा दो, 120 का भाग लगा दोगे तो 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 20 कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 8 96। ये दूसरा प्रतिबंध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दूसरा प्रतिबंध हो जाएगा। उसके बाद में आपको लिखना है तथा ऋणेत्र प्रतिबंध। ये जो X1 है और ये जो X2 है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये क्या होंगे? हमेशा धनात्मक ही होंगे। तो ये ऋणेत्र प्रतिबंध आपको अंत में लिख देना है। ये है समस्या का गणितीय मॉडल। आपने चरों को डिफाइन कर लिया, उद्देश्य फलन, वस्तुनिष्ठ फलन लिख दिया, प्रतिबंध लिख दिए और फिर ऋणेत्र प्रतिबंध भी आपको अंत में लिख देने हैं। आइए कुछ और समस्याओं को हल करते हैं और सूत्रबद्ध करने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2, इसमें हमसे कहा गया है ठंडा पेय बनाने वाली एक कंपनी बोतल भरने के 2 यंत्र लगाती है। कोल्ड ड्रिंक बनाने की जो कंपनी है, बोतल भरने के लिए 2 यंत्र लगा रखी है। एक यंत्र स्थान P पर लगा रखा है, दूसरा जो है स्थान स्थान Q पर स्थित है। बच्चों Q पर स्थित है। प्रत्येक यंत्र विभिन्न 3 प्रकार के ठंडे पेय A, B तथा C बनाता है। यंत्र जो 2 यंत्र है जो P पे लगा रखा है, Q पे लगा रखा है, ये भी 3 प्रकार के बनाता है, ये भी 3 प्रकार के पेय बनाता है। दोनों यंत्रों की प्रत्येक दिन बोतल भरने की क्षमता निम्न प्रकार से है। देखिए, ए प्रकार की 3000 बोतलें भर देता है कौन? यंत्र पी। और यंत्र क्यू कितना भर देता है? 1000 बोतलें भर देता है ए प्रकार के। मान लीजिए कि ये आपके पास है, ये कौन सा कोल्ड ड्रिंक है? पेप्सी मान लीजिए, पेप्सी है। और ये आपका कौन सा है? ये आपका माजा वाला कोल्ड ड्रिंक है और ये जो है आपके मान लीजिए थम्स अप है, थम्स अप है ना? ठीक है। ये 3 प्रकार की आपकी है ना? तो ये जो यंत्र है पी 3000 बोतलें भरेगा ए की, और क्यू की कितनी भरेगा? 1000। बी प्रकार की ये 1000 भरेगा और क्यू प्रकार की भी 1000 भर देगा, है ना? बी प्रकार की पी भी 1000 भरता है और यंत्र जो क्यू स्थान पे लगा है वो भी 1000 भरता है। सी प्रकार की पे की पी पर तो 2000 बोतलें भर सकता है और क्यू वाला 6000 बोतलें भर देता है। ये सारणी के माध्यम से आपको बताया गया है। फिर देखिए, एक बाजार का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मई के महीने के दौरान ए प्रकार की कम से कम 24,000 बोतलों की आवश्यकता है, बी प्रकार की कम से कम 16,000 बोतलों की आवश्यकता है तथा सी प्रकार की कम से कम 48,000 बोतलों की मांग होगी। पी तथा क्यू यंत्रों को प्रतिदिन चलाने के लिए क्रमशः 6,000 रुपये तथा 4,000 रुपये खर्च आता है। मई के महीने में कंपनी को प्रत्येक यंत्र कितने दिन चलाना चाहिए जिससे कि उत्पादन मूल्य न्यूनतम हो, बाजार की मांग पूरी हो जाए? समस्या का गणितीय सूत्रण कीजिए। समस्या को हमें गणितीय सूत्रण देना है। तो यहाँ पर चरों को पहचानना सबसे बड़ा काम है बच्चों। सबसे पहले समस्या के चरों को पहचानिए। चर क्या हैं? क्या बदले जा सकते हैं? भाई साहब, यहाँ आपसे जो पूछा गया है, मई के महीने में कंपनी को प्रत्येक यंत्र कितने दिन चलाना चाहिए, तो ये दिनों की संख्या है ना। पी स्थान पर लगे यंत्र को कितने दिन चलाएं, क्यू स्थान पर लगे यंत्र को कितने दिन चलाएं, ये आपके क्या हैं? चर हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले माना कि स्थान स्थान P तथा Q पर लगे स्थान P तथा Q पर लगे यंत्रों
यंत्रों को क्रमशः X1 तथा X2 दिन चलाया जाना चाहिए, ताकि ताकि बच्चों क्या हमें मिनिमाइज करना है, ताकि उत्पादन मूल्य न्यूनतम हो, ताकि उत्पादन उत्पादन मूल्य, ये हमारा Z हो गया, न्यूनतम हो, इसे हमें न्यूनतम करना है। ठीक है। प्रश्नानुसार सबसे पहले हम लिखेंगे उद्देश्य फलन या वस्तुनिष्ठ फलन। वस्तुनिष्ठ फलन ये हमारे पास Z हो जाएगा और ये न्यूनतम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, समस्या में आपको बोला है कि अगर P स्थान पर लगे यंत्र को हम एक दिन चलाते हैं तो 6,000 रुपये का खर्च आता है, और Q स्थान पर लगे यंत्र को एक दिन चलाते हैं तो 4,000 रुपये का खर्च आता है। यही खर्च हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो अगर आपने P स्थान वाले को X1 दिन चलाया तो इसका खर्चा आ गया 6,000 गुणा X1, और अगर Q स्थान वाले को X2 दिन चलाया तो इसका खर्चा आ गया 4,000 गुणा X2। इसको हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है। तो वस्तुनिष्ठ फलन Z हो गया 6,000 X1 प्लस 4,000 X2। उसके बाद में देखिए बच्चों, इसे हमें न्यूनतम करना था, उसके बाद हमें लिखने हैं प्रतिबंध। क्या लिखने हैं, प्रतिबंध। प्रतिबंध देखिएगा, सबसे पहले समस्या पर वापस से आ जाते हैं। समस्या पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो ए प्रकार की बोतलें हैं ये इस प्रकार से बनाते हैं। ए प्रकार की बोतल जो है 3,000 बोतलें बनती है पी पर, और क्यू पर कितनी बनती है, 1,000। किस हिसाब से बनती है, प्रत्येक दिन जो बोतल बनाता है वो। तो देखो पी जो है ए प्रकार की कितनी बोतलें बना देगा, एक दिन में कितनी बनाता है, एक दिन में वो बनाता है 3,000। हमने कितने दिन चलाया इसको, इसको हमने X1 दिन चलाया है, इसको हमने कितने दिन चलाया है, X2 दिन चलाया है। तो ए प्रकार की बोतल हो जाएगी, इस पर तो 3,000 X1 हो जाएगी, इस पर 1,000 X2 हो जाएगी। और ये बोतलें हमें कितनी, बाजार की डिमांड कितनी है, बाजार की डिमांड है ए प्रकार की 24,000। तो ये कम से कम 24,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये वाली 16,000 होनी चाहिए, ये वाली 48,000 होनी चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे, प्रतिबंध में आप कहेंगे कि 3,000 X1 प्लस 1,000 X2, ये तो ए वाली हो गई, ये ज़्यादा होनी चाहिए किससे, कम से कम 24,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब 3X1 प्लस X2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 24 से, पहला प्रतिबंध। दूसरा ये है दूसरे पेयजल की कम से कम कितनी होनी चाहिए, दूसरे प्रकार के पेयजल की 16,000 बोतलें होनी चाहिए। हमने कितनी बना ली, हमने कितनी बना ली, 1,000 X1 1,000 X2 ने बना दी, है ना। 1,000 तो यंत्र पी पे बन गई, 1,000 यंत्र बी पे बन गई, बी प्रकार की। तो 1,000 X1 प्लस 1,000 X2, 1,000 X1 प्लस 1,000 X2, ये ज़्यादा हो सकती है, होनी चाहिए ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए किसके, 16,000 के। तो यहाँ से आ जाएगा X1 प्लस X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये दूसरा प्रतिबंध आ गया। तथा बच्चों तीसरा प्रतिबंध देखो, तीसरा प्रतिबंध, तीसरे प्रकार की न्यूनतम कितनी बोतलें चाहिए, तीसरे प्रकार के पेय की, इसी प्रकार की कम से कम 48,000 बोतलें चाहिए। X1 दिन में P स्थान पर ये इतनी बन जाएगी, X2 दिन में ये इतनी बन जाएगी। 2,000 X1 प्लस 6,000 X2, ये 48,000 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये 2,000 X1 प्लस 6,000 X2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए
48,000 बच्चों कितना 48,000, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 3x2 2000 का भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा 24 दूनी 48, तो ये तीसरा प्रतिबंध हो जाएगा। तथा ऋणेत्र प्रतिबंध क्या होगा बच्चों, ये दिनों की संख्या जो है, ये दिनों की संख्या हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस प्रकार से आप इस समस्या को गणितीय मॉडल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गणितीय मॉडल के रूप में आप ऐसे व्यक्त कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं किस प्रकार की होती है, रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को गणितीय विधि से गणितीय मॉडल में सूत्रबद्ध कैसे किया जाता है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।